हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास फर्स्ट सेमेस्टर से इतिहास लेखन, अवधारणा एवं तकनीक एवं उपकरण। अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र है जिससे आज हम यूनिट सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी सेकंड यूनिट में क्या क्या दिए गए हैं। इतिहास एवं अन्य विषय, अनुशासन, पुरातत्व, भूगोल, मानवशास्त्र, विज्ञान एवं साहित्य के बारे में वर्णन किया गया है सेकंड यूनिट में। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट। इसका पहला क्वेश्चन है, इतिहास और भूगोल में क्या संबंध है तथा यह एक दूसरे को किस तरह प्रभावित करते हैं, वर्णन कीजिए। ऐतिहासिक विश्व मस्तिष्क प्रभावित है। इतिहास एवं मानवशास्त्र के परस्पर संबंधों के संदर्भ में इस तथ्य को प्रकाशित कीजिए या प्रकाश डालिए। सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति इतिहास के दृष्टिकोण एवं संबंधों की व्याख्या कीजिए। इतिहास का पुरातत्व, भूगोल, मानवशास्त्र एवं भाषा विज्ञान के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध या सामाजिक विज्ञान विषयों के प्रति इतिहास के दृष्टिकोण एवं संबंध। मानव समाज के अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का संबंध सभी सामाजिक विद्वानों और शास्त्रों से है। टेविलियन ने ठीक ही लिखा है कि इतिहास मात्र एक विषय नहीं है, अपितु यह एक ऐसा निवास गृह है जिसमें सभी विषय समाहित हैं। जोहानसन के अनुसार इतिहास सभी अन्य सामाजिक विज्ञानों की पृष्ठभूमि और संगम स्थल रहा है। गेरोन्स्की के अनुसार इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है। इसका उद्देश्य वर्तमान के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और अनुकूल भविष्य को प्रभावित करने की आशा है। इतिहास से सहसंबंधित विषयों में भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य, मानवशास्त्र, दर्शनशास्त्र और अन्य विषय हैं। इन सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति इतिहास के दृष्टिकोण एवं संबंधों की व्याख्या निम्न अनुसार है। इतिहास एवं पुरातत्व। इतिहास एवं पुरातत्व का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। इतिहास एवं पुरातत्व को कुछ विद्वान एक ही विषय या वस्तु के दो अंगों की संज्ञा देते हैं। अतीत में निर्मित भवन, दुर्ग, स्तंभ, स्मारक, चित्र, मूर्तियाँ, खिलौने, उपकरण, धातुएं, प्रस्तर, मिट्टी, काष्ठ एवं अन्य वस्तुओं से निर्मित सामग्री मानव सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान पतन का मौन वर्णन करती है। इतिहासकार इसे भाषा एवं वेश प्रदान करते हैं। इतिहास में वस्तुपरक अध्ययन हेतु पुरातत्व के महत्व को पश्चिम में जो अवसर मिस्र एवं यूनान, रोम की संस्कृति में दिए गए, भारत में वह अवसर कनिंघम ने दिया। यही कारण है कि इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। कनिंघम के शब्दों में पुरातत्व मात्र टूटी मूर्तियाँ, प्राचीन भवन, टीलों के ध्वंसावशेष तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व इतिहास के संबंध सभी वस्तुओं को समेटती है। पुरातत्व की सामग्रियाँ संवेषण इतिहास की एक बहुत बड़ी निधि है। इसी आधार पर इतिहास को प्रागैतिहास, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता है। पुरातत्व की संवेषण का ही प्रभाव होता है कि उससे प्राप्त पूरे सामग्री अतीत के सौंदर्य बोध, कलात्मक प्रवृत्तियों एवं शिल्प विधान को सहसा प्रकट कर देती हैं। इससे कला के क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलता है। पुरातत्व का कार्य मात्र मानव संस्कृतियों के विकास को प्रस्तुत करना होता है, यह इतिहास का पूरक है। यह स्थिरीकरण विधि से प्राप्त पूरा प्राचीन सामग्रियों के तिथि निर्धारण में भी सहायता करता है। पुरातत्व भूविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। भूवैज्ञानिकों के समान ही मानव के निवास के प्रमाण तो प्रस्तुत करता ही है, साथ ही यह अपरोक्ष रूप से वनस्पति एवं
जीव विज्ञानी खोज में भी इतिहास को लाभान्वित करता है। अनेक विलुप्त जीवों को खोजने में इसका जीव वैज्ञानिकों को अत्यधिक सहयोग रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरातत्व विज्ञान आधुनिक युग में इतिहास और उससे जुड़ी सहयोगी विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे प्राप्त जानकारियों से यह इतिहास के अनेक प्रक्षिप्त जानकारियों को प्रभावित करता है और इनमें शोधन करता है। यही इतिहास एवं पुरातत्व से संबंध है। इतिहास एवं भूगोल एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। भूगोल एक रंगमंच है जहाँ इतिहास रूपी नाटक मंचित किया जाता है। भूगोल एवं कालजय इतिहास के दो नेत्र होते हैं। समय एवं स्थान ऐसे तत्व हैं जो कि इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। जॉनसन के विचारानुसार भौगोलिक ज्ञान के बिना राजतन एवं सैन्य इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन असंभव है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इतिहास जिन भू दस्तावेजों का उपयोग करके इतिहास लिखता है, उसका संबंध सीधा भूगोल से होता है। भूदर्श संपूर्ण एवं सर्वाधिक निश्चित एवं विश्वसनीय दस्तावेज होते हैं। J.R. ग्रीन ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंग्लैंड में इस कथन को स्वीकार किया है। दूसरी तरफ जब हम प्राकृतिक रचना बनावट पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि यह भूगोल का विषय है जिसका किसी भी इतिहास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में भूगोल का हाथ होता है, जबकि इतिहास में राष्ट्रीय चरित्र प्रमुख तथ्य हैं। देश की सभ्यता वहाँ की जलवायु से भी प्रभावित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि इतिहास का भूगोल से बहुत अधिक संबंध है। प्रोफेसर माइकेल ने यही सोचकर भूगोल को इतिहास का आधार बतलाया था। इतिहास एवं भूगोल की घनिष्ठता को कांट ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से बताया है। इतिहास मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। भूगोल पृथ्वी की सतह से विशेषकर उनके प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा है। ज्ञान की इन दो विधाओं में एक सामान्य आधार है। किसी भी जाति या राष्ट्र का इतिहास बिना इतिहास के संदर्भ में पूरा नहीं है। ना कोई भौगोलिक वर्णन बिना समय अनुसार विकास के संदर्भ में बोधगम्य हो सकता है। इतिहास एवं भूगोल दोनों सभी तथ्यों के पारस्परिक प्रभाव, जिनके मानवीय प्राकृतिक दोनों ही होते हैं, से संबंधित है। इतिहास एवं मानवशास्त्र सामाजिक विषयों का वर्गीकरण करके गहन अध्ययन के लिए जिन विषयों का चयन हुआ उनमें मानवशास्त्र भी एक है। इतिहास में यदि देखा जाए तो मानवशास्त्र का ही अध्ययन होता है। अन्य प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि मानवशास्त्र ही इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु है। अंतर केवल इतना ही है कि इतिहास में सभी प्रकार के मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानवशास्त्र में मुख्यतः आदर्श मानव का अध्ययन ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले मनुष्य और प्रकृति को साथ साथ अध्ययन करते थे, परंतु डिल्थ ने दोनों को पृथक करके प्रस्तुत किया। कालांतर में मानव प्रकृति एवं मानवीय कृत्यों को भी पृथक करके अध्ययन किया है। इसमें मानव प्रकृति बहुत जटिल एवं अस्पष्ट मिली, जिसे पृथक विषय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। उसी तरह से मानवीय कृत्यों को और स्वयं मनुष्यों को भी स्पष्टता प्राप्त करने के कारण विभिन्न विषय के रूप में माना गया है, परंतु दोनों ही तरह के मानव विज्ञान या ज्ञान इतिहास को आवश्यक माना गया है, जबकि प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान को आवश्यक माना गया है। मनुष्यों को मूलतः ऐतिहासिक जीवन कहने का आशय यह है कि इतिहास में मानव शास्त्र समाहित है। दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक वास्तविक व्यक्तियों द्वारा निर्मित विश्व के बीच की अंतर क्रिया है, अर्थात ऐतिहासिक विश्व मस्तिष्क प्रभावित और मस्तिष्क निर्मित
विश्व है, अर्थात यह सब कुछ इतिहास की विषय वस्तु है जिसे मनुष्य ने किया है। ऐसी स्थिति में मनुष्य और मानव शास्त्र को इतिहास के संबंध करने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इतिहास एवं भाषा विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक धार्मिक इतिहास से गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान का संबंध किसी भाषा के काल विशेष के तत्वों से नहीं अपितु सभी कालों के तत्वों से होता है। भाषा चाहे आधुनिक हो, प्राचीन हो, चाहे उच्च कोटि की हो, निम्न कोटि की हो, सभी भाषाएं विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं। इन भाषा विज्ञान न केवल एकत्रित, व्यवस्थित और वर्गीकृत करता है अपितु उसके आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण भी करता है। भाषा के ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में इतिहास जानकारी देता है। समय, परिस्थिति एवं देश आदि के आधार पर इतिहास की रचना विभिन्न भाषाओं में हुई है। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के आधार पर ही वस्तुपरक इतिहास लेखन संभव हो सका है। भारतीय भाषाओं में अरबी, फारसी के शब्दों का होना हमें यह बताता है कि हमारा देश पिछली कई शताब्दियों तक ये भाषाएं बोलने वाले जातियों के अधीन रहा है। बंगाली और मराठी भाषाओं में ब्रज भाषा के शब्दों को देखकर यह ज्ञात होता है कि वैष्णव धर्म का प्रचार देश के विभिन्न भागों में हुआ है। यदि समाज न होता तो इतिहास का निर्माण नहीं होता। इतिहास और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में इस कथन की समीक्षा कीजिए। इतिहास का अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। इतिहास एवं समाजवाद के मध्य संबंध। इतिहास प्रायः किसी न किसी समाज का होता है। दूसरी तरफ यदि समाज ना होता तो इतिहास का निर्माण नहीं होता। इस तरह दोनों ही शास्त्र आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कोम्ते के अनुसार इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन होता है। टवाइनवी भी मानते हैं कि सामाजिक अणु तत्वों ने ही इतिहास का निर्माण किया है। इतिहास जो विकसित हुआ है उसका कारण कोई व्यक्ति अर्थात राष्ट्र नहीं अपितु विभिन्न युगों में समाज ही रहे हैं, इसलिए समाज को इतिहास की आधारशिला कहते हैं। राउज ने भी सामाजिक इतिहास को विशिष्ट माना है। रेनियर के अनुसार सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि और राजनीतिक इतिहास की कसौटी होती है। टेवनियर इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल एवं राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय रह जाता है। शेख अली ठीक ही कहते हैं कि समाजशास्त्र का विकास सामाजिक इतिहास के परिवेश में हुआ है और सामाजिक विकास तथा परिवर्तन की गतियों का अध्ययन समाजशास्त्र के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। सामाजिक इतिहास रोचक तो है किंतु इसकी निरंतरता, मंद गति एवं परिवर्तन की अत्यंत जटिल समस्याएं हैं। समाज में परिवर्तन होने पर भी राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं जिसे हम पहले देखा नहीं गया जबकि दूसरा दिखाता है। एक दिखता नहीं और दूसरा दिखता है। रामानंद, कबीर, नानक, चैतन्य आदि समाज सुधारकों और राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि सामाजिक राजनीतिक व्यक्तियों के कार्ययुक्त दोनों ही शास्त्रों से संबद्ध हैं और इनके पारस्परिक संबंधों को भी स्पष्ट करते हैं। डार्विन लिखते हैं कि समाज के कार्मिक विकास के सिद्धांत ने इतिहास के विषय में भी तत्कालीन विचारों को परिवर्तित कर दिया है और इतिहास के विषय में भी यह धारणा बनी है कि इतिहास समाज के गतिशील विकास की एक ऐसी कहानी है जिसका प्रत्येक अंग एक दूसरे से संबंध हुआ है, अर्थात इतिहास को पृथक पृथक भागों में बांटा जाना भूल है। श्री गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार मनुष्यों का अध्ययन समाजशास्त्र एवं इतिहास दोनों करते हैं, अतएव दोनों एक दूसरे का अतिव्यापन करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं और वस्तुतः जर्मनी में इतिहास की समाजशास्त्र बन जाता है। इतिहास ही समाजशास्त्र बन जाता है। जर्मनी में समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में विस्तृत है, अर्थात दोनों एक दूसरे के
अतिव्यापन करते हुए दृष्टिगोचर हुए हैं और वस्तुतः जर्मनी में इतिहास ही समाजशास्त्र बन जाता है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विद्वानों की तुलना में विस्तृत होता है। इतिहास की विधि पूर्णता प्राप्त कर चुकी है और विचार की ऐतिहासिक विधा स्पष्ट देखने में आती है, तो भी समाजशास्त्र की विश्लेषण विधि बहुत कुछ इतिहास के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई है। अतः दोनों ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। इतिहास का सामाजिक विज्ञान से संबंध। सामाजिक विज्ञान में से सभी विषय आते हैं जिनका संबंध सामान्यतः समाज से होता है। इतिहास को इस आशय से सामाजिक विज्ञान का ही एक अंग माना जाना चाहिए। यद्यपि पहले के विद्वान इतिहास को साहित्य की एक शाखा मानते थे, सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के अनुकरण में प्रत्यक्ष विधियों के समान नियम निकालना चाहता है, जिसके विषय में संभावनाएं हैं कि वे कभी इतिहास की सहायक सामग्री बन सकती हैं। सामाजिक विज्ञान में केवल अर्थशास्त्र ही कुछ विशेष महत्व स्थापित कर सकता है या कर पाया है। यदि वास्तविक समाज विज्ञान संभव है तो वह ऐतिहासिक ही होगा। ऐतिहासिक सामाजिक विज्ञान का मूल स्रोत है राजनीति। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र इसकी स्फुटित शाखाएं हैं। लिबनिट्ज़ तथा उनके बाद के प्रयासों से इतिहास भी सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। सामाजिक विज्ञानों का गठन 19वीं शताब्दी में हुआ था, जिसमें हीगल के उत्तराधिकार मार्क्स का अधिक योगदान रहा है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का अभी भी नए नए विषयों की खोज करके विस्तार किया जा रहा है। इतिहास का संबंध सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले प्रायः सभी विषयों से किसी न किसी प्रकार से अवश्य है। इतिहास एवं अर्थशास्त्र का संबंध। अर्थ एवं प्रधानम इति कौटिल्यः। अर्थ एवं प्रधानम इति कौटिल्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्थहीन कुछ भी नहीं है। प्राचीन से लेकर अब तक के अर्थशास्त्र एवं आर्थिक नीतियों का अवलोकन हमें अपने प्राचीन इतिहास में करते हैं। इसके सहयोग लेकर नवीन नीतियों का निर्माण करते हैं। अब तक अर्थशास्त्र, आर्थिक विचार आदि के भी इतिहास लिखे जा चुके हैं। ऐतिहासिक अर्थ व्यवस्थाओं का अध्ययन, हमारे आर्थिक विचार आदि के लिए भी इतिहास लिखे जाने लगे हैं। ऐतिहासिक अर्थ व्यवस्थाओं का अध्ययन हमारे आर्थिक नियोजन के काम आने लगा है। कुदोर्से, कोमते, बार्कले, मास्क, गांधी, लोहिया, नरेंद्र देव, नेहरू आदि के आर्थिक इतिहास आज की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। युग इतिहास के अनुसार ही अर्थनीतियाँ निर्मित होती हैं। दोनों शास्त्रों का संबंध इतने से ही समझ लें कि जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में इनका संबंध है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझने और उनकी व्याख्या करने में अर्थशास्त्रियों को आर्थिक इतिहास से सहायता मिलती है। सर विलियम्स एशके के अनुसार आर्थिक विचार स्वयं ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। मनुष्य ने आजीविका के सिद्धांतों के उत्पादन में अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए क्या किया, यही आर्थिक इतिहास है। आज आर्थिक इतिहास इतिहासकारों के मध्य लोकप्रिय हो रहा है। मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ने ऐतिहासिक दृष्टि में नए तथ्यों का समावेश किया है। वर्ग संघर्ष, आजीविका के साधन, कृषि, यातायात, संचार के साधन, उपभोग, उत्पादन, वितरण, जनसंख्या वृद्धि, उद्योग, व्यापार, भू राजस्व, कर एवं अतीत की समस्त आर्थिक नीति विधियाँ अतीत के प्रारंभिक तथ्य हैं। डार्विन ने आर्थिक इतिहास को अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके मनुष्यों को रोचक एवं आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। 1917 की रूस की राजक्रांति के बाद आर्थिक इतिहास का महत्व द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है। भारतीय इतिहासकारों हिरेन मुखर्जी,
रजनी पामदत्त, कौशाम्बी, मोहम्मद हबीब आदि ने इतिहास को आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबद्ध कर लिखने की दिशा में नवीन प्रयास किया है। R.S. शर्मा के लेखन से दास प्रथा, सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद सभी का स्पष्टीकरण नवीन प्रकार से किया गया है। निस्संदेह इतिहास एवं अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। इतिहास का राजनीति शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान एवं व्यवहारिक विज्ञान एवं साहित्य के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। इतिहास राजनीति शास्त्र का मेरुदंड है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। इतिहास एवं राजनीति शास्त्र, जब अध्ययन विषय एवं अध्ययन शक्ति दोनों का ही क्षेत्र अत्यधिक संकुचित था, तब राजा, प्रजा और उनका इतिहास ही सब कुछ था। जब राजाओं की राजनीति ही मुख्य थी, तब उनकी प्रस्तुति का ही दूसरा नाम इतिहास था। परंतु अब राजनीति शास्त्र और इतिहास दोनों ही भिन्न विषय माने जाते हैं। दोनों में समानता यह है कि जैसे इतिहास किसी विशिष्ट से संपूर्ण का ही हो सकता है, उसी तरह राजनीति शास्त्र भी क्षेत्र विशेष से अर्थात संपूर्ण क्षेत्र से संबंध हो सकता है। एक तरफ से मनुष्य के समस्त प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलापों को संग्रहित करके उनका दो आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है, जिससे एक को इतिहास में और दूसरे को, जो मुख्यतः विधि विधान से संबंध होता है, राजनीति शास्त्र में डाल दिया जाता है। इतिहास तात्कालिक राजनीति की कहानी बतलाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में सामान्य एवं विशेष के भेद से महान विधियों को बतलाया गया होता है। वैसे ही यदि हम देखें तो पाएंगे कि राज संस्था अपने विभिन्न रूपों में प्राचीन काल से ही इतिहास की मुख्य विषय वस्तु रही हैं। राउज ने तो राजनीति के इतिहास का मेरुदंड कह दिया है। राजनीतिक व्यक्तित्व इतिहास के विषय बनाते हैं और ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी कोई ना कोई राजनीतिक क्रियाकलाप हुआ ही करता है। प्रत्येक युग का जननायक तात्कालिक घटनाओं को सुनियंत्रित कर राज संस्थाओं के माध्यम से अपनी उच्च अभिलाषाओं को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में भी यदि आप देखेंगे तो अन्य प्रकार के इतिहास लेखकों या लेखनों में राजनीतिक इतिहास लेखन को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसके विषय में प्रोफेसर वर्निश ने दो कारण महत्वपूर्ण माने हैं। पहला आता है हीगल का राज्य विषय सिद्धांत और दूसरा आता है राष्ट्रीयता की भावना। वर्तमान युग में विभिन्न प्रकार के इतिहास लेखनों में राजनीतिक इतिहास को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी वस्तुतः राजनीति से ही संबंधित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत या संस्थाएं समाज का ही रंगमंच होती हैं, जहां महापुरुषों के कार्यों का प्रदर्शन होता है। जिस प्रकार इतिहास एवं राजनीति का अन्योन्याश्रय संबंध है। इतिहास एवं प्रकृति विज्ञान। इतिहास की दार्शनिक अवधारणा के अनुसार इतिहास की विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु से भिन्न है। साथ ही प्राकृतिक वैज्ञानिक विधि भी ऐतिहासिक विधि से भिन्न है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक इतिहासकारों ने आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक विधाओं के अनुसार इतिहास की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया है। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार राज्यों के कार्य एवं उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं पर पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय कार्यकलाप नियंत्रित होते हैं। प्राकृतिक संरचना अर्थात पर्वत, समुद्र, पठार, नदी आदि ने मनुष्यों के भाग्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राकृतिक ऋतुओं ने भी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया है। उदाहरणतः भारतवर्ष में गंगा, सिंधु, हिमालय का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कर्नाटक के इतिहास में कावेरी नदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मध्य एशिया के अनुपजाऊ भूमि में मंगोलों को लुटेरा बना दिया। प्राचीन इतिहास से वर्तमान इतिहास का अवलोकन करने पर यह
पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि मौसम, वर्षा, अत्यधिक सर्दी, ग्रीष्म ऋतु आदि ने भी विभिन्न युद्धों का निर्णय करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक हर्ड ने भी प्राकृतिक विज्ञान एवं इतिहास के संबंध को स्वीकार करते हुए लिखा है कि मानवीय विकास में प्राकृतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक सवायवीय शक्ति शरीर है। इसके भीतर से सूक्ष्म शरीरों का जन्म होता है, जैसे कि सौरमंडल का जन्म होता है। सौरमंडल के गर्भ से पृथ्वी का और पृथ्वी से महाद्वीपों का आविर्भाव हुआ है, जहाँ वनस्पति जीव जंतु बनते हैं। अंत में मानव का निर्माण होता है। हर्डर आगे लिखते हैं कि मानव शरीर के भीतर से जातीय शरीर का जन्म होता है। इसके बाद जातीय शरीरों से ऐतिहासिक शरीरों की उत्पत्ति होती है। समस्त जातीय व्यक्तियों की अपनी विशिष्ट जाति या जीवन प्रक्रिया होती है। स्पेंगलर एवं टवायनवी ने भी प्राकृतिक विज्ञान एवं इतिहास के संबंध को स्वीकार किया है। कलिंगवुड के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। इसकी सत्ता के लिए किसी दूसरे ज्ञान पर निर्भर करना पड़ता है। यह ज्ञान एक प्रकार से ऐतिहासिक ही होता है। निष्कर्षतः इतिहास प्रकृति से अधिक आधारभूत है, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान स्वयं ऐतिहासिक उपज है। चंद्रमा पर मानव अवतरण एक ऐतिहासिक तथ्य है। प्रकृति एवं इतिहास दोनों ही कालमय, गतिशील एवं सजीव हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास एवं प्रकृति विज्ञान एक दूसरे से सन्निकट हैं। इतिहास एवं व्यवहारिक विज्ञान। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। यही इतिहास भी विज्ञान से संबंध होकर अधिक प्रामाणिक एवं व्यवहारिक बन गया है। इससे इतिहास के महत्व में वृद्धि हो गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने अतीतकालिक ऐतिहासिक ज्ञान को उसी रूप से यथार्थ सिद्ध किया है जो कुछ समय पहले कल्पना का विषय था। यद्यपि इतिहास में वैज्ञानिकता का प्रवेश हुआ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक वैज्ञानिक विषय बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं का परीक्षण प्रयोगशालाओं में संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण से इतिहास व्यवहारिक विज्ञान के समान पूर्णतः व्यवहारिक नहीं हो पाया है। प्रोफेसर वाल्स का मानना है कि इतिहास दार्शनिकों का प्रमुख कार्य वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं को बोधगम्य बनाना है। कलिंगवुड के अनुसार विषयों को क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने के कारण इतिहास एक विशेष प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान की भांति इतिहास में भी यथार्थ एवं क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है। तथ्यों के विश्लेषण में भी वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों की खोज से संबंधित आधुनिकतम विधाओं का आधार पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। विज्ञान निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास में सक्रिय मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इतिहास क्रियाशील मस्तिष्क का वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रोफेसर होजेस एवं डिल्थे ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इतिहास न केवल विज्ञान है अपितु इससे बढ़कर है। रेनियर ने भी इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा है। ब्यूरी ने भी लिखा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। अतः कहा जा सकता है कि इतिहास एवं व्यवहारिक विज्ञान में औचित्यपूर्ण संबंध है। इतिहास एवं साहित्य। साहित्य समाज का दर्पण होता है तथा इतिहास से निकट रूप से संबद्ध है। यद्यपि यह भी सत्य है कि पूर्ण रूपेण साहित्य पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। आर्विक ने लिखा है कि इतिहासकार किसी युग विशेष के काल्पनिक साहित्य की अपेक्षा नहीं कर सकता और न ही यह अनन्य रूप से विश्वास ही कर सकता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इतिहास साहित्य की एक शाखा रहा है। हेरोडोटस, लिवी और टेरिटस, फ्लॉयड एवं मैकाले की
ऐतिहासिक कृतियाँ साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत रोचक रही हैं। यूनानी ऐतिहासिक साहित्य का विकास स्थानीय गीतों में हुआ है। इस प्रकार का इतिहास मनोरंजक है। डेविड होम्स के अनुसार इतिहास उपन्यास से अधिक रोचक है। मैकाले, गिवन, कार्लाइल, वाल्टर स्कॉट आदि की साहित्य से प्रेरित ऐतिहासिक रचनाएं तत्कालीन समाज में अत्यधिक लोकप्रिय रही हैं। इतिहासकार एवं साहित्यकार में महत्वपूर्ण या प्रमुख समानता यह है कि दोनों ही अपने युग के प्रतिनिधि होते हैं, दोनों की तत्कालिक समाज को प्रतिबिंबित करते हैं। इतिहास को कला एवं साहित्य की शाखा के रूप में स्वीकार करते हुए रिचर्ड ने लिखा है कि कला संप्रेषण प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट रूप होती है। अतीतकालिक घटनाओं का साहित्यिक शैलियों में प्रस्तुतिकरण अत्यंत रोचक होता है। कोर्चे के अनुसार इतिहासकारों का पुनीत कर्तव्य अतिकालिक तथ्यों का कलात्मक एवं साहित्यिक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। राउज का मानना है कि सभी वैज्ञानिक विधाओं के सफल नियोजन के पश्चात ही इतिहास सदैव साहित्य की शाखा रहेगा। इतिहासकार अतीत की घटनाओं के वर्णन को जब साहित्यकारों को सौंपते हैं तब वह रोचक एवं लोकप्रिय कविता, निबंध, कथा एवं नाट्य आदि के माध्यम से ज्ञान का प्रसार एवं मार्गदर्शन करता है। इसलिए इंग्लैंड के बेथम इतिहास के ज्ञान का श्रेय शेक्सपियर के नाटकों को दिया जाता है। जोहानसन भी कहते हैं कि इतिहास मनुष्य की कृतियों का विवरण है और साहित्य मानव के विचार एवं भावनाओं का अभिलेख है। इस तरह एक अभिलेख को दूसरे अभिलेख के बिना समझना भूल होती है। यही कारण है कि अशोक के राजरोहण की घटना विजय पर्व नाटक के रूप में प्रकट हुई। ध्रुव स्वामिनी की घटना भी एक नाटक के रूप में लोकप्रिय हुई। महाभारत, रामायण जहाँ ऐतिहासिक ग्रंथ की विशेषता धारण किए हैं, वहीं यह साहित्यिक विशेषताओं से भी परिपूर्ण है। किसी ऐतिहासिक युग को समझने के लिए तात्कालिक साहित्य एक पृष्ठभूमि एवं पर्यावरण निर्माण का कार्य करता है। कालिदास के नाट्य एवं काव्य तत्कालीन गुप्त काल का सजीव चित्रण करते हैं, जो अन्य स्रोतों से उपलब्ध होना असंभव है। साहित्यिक ग्रंथ अपने युग की घटनाओं के सत्यापन हेतु प्रामाणिक स्रोत भी होते हैं। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की विजय एवं चारित्रिक विशेषताओं के लिए देवी चंद्रगुप्तम नाटक, गुप्त शासक रामगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी के अस्तित्व का साक्ष्य है। स्रोत संदर्भ ग्रंथों के रूप में साहित्य इतिहास के अंध युगों एवं जीवन की झांकियों का रहस्य उद्घाटन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इतिहास में साहित्य की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। इतिहास और साहित्य के मध्य दूरी को कम करके ही इतिहास के प्रति सहमति एवं अत्यंत इतिहास को उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। अब आती है थर्ड यूनिट। इसके साथ हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।